हर हलचल से रखने के लिए आपको बाखबर न्यूज रूम से हर खबर पर रहती है हमारी सीधी नजर। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है यूसीसी बिल को लेकर। बड़ी खबर है, बड़ी खबर, अहम जानकारी यूसीसी बिल पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूसीसी बिल को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। मानसून सत्र में आ सकता है बिल। 3 जुलाई को संसदीय समिति की बैठक। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मानसून सत्र में बिल आ सकता है। 3 जुलाई को संसदीय समिति की अहम बैठक होने वाली है। समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार की गंभीरता साफ नजर आ रही है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो साफ तौर पर इस तरफ इशारा कर रही है कि एक देश एक कानून की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक चौबे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? यूसीसी को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि मानसून सत्र के दौरान पेश हो सकता है बिल। बिल्कुल पूजा, और देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव पहले केंद्र की मोदी सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर एक बड़ा दांव खेलने जा रही है, अगर कहा जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। और इससे पहले देखिए 3 तारीख को बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता सुशील कुमार मोदी करेंगे, जो एक 31 सांसदों की जो कमेटी है। उसके बाद इससे पहले भी जब आपने देखा होगा कि जब केंद्र गृह मंत्री अमित शाह से बैठक हुई थी केंद्र कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की, तो उसमें लॉ सेक्रेटरी भी थी, यानी कि उसी दिन इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। उससे पहले जो भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था, उसके बाद एक मसौदा तैयार किया जा रहा है। उससे पहले भी अगर बात की जाए तो खुद अर्जुन राम मेघवाल ने भी पब्लिक डोमेन में कर दिया है कि 14 तारीख तक आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो अब जो मानसून सत्र आ रहा है उसमें ये बिल लाया जाएगा और इसको हो सकता है कि पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी में भेजा जा सकता है। तो ये बड़ी खबर होगी। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो कल जो माफी चाहता हूँ, जो 3 तारीख को बैठक होगी उस पर देखना होगा कि और क्या क्या मोहर लगती है। हालांकि जब ये बैठक होगी उसके बाद, क्योंकि देखिए 3 तारीख को ही 2 बड़ी बैठक है। अगर एक तरफ कहा जाए कि यूसीसी सिविल कोड का जो कमेटी है उसकी बैठक है, और शाम 4:30 बजे एक बड़ी बैठक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। तो दोनों को देखा जा रहा है कि आखिर, क्योंकि सरकार अब इसको लेकर पूरा मसौदा तैयार कर रही है, तो मानसून सत्र में इसको लाने की पूरी तैयारी कर रही है अब सरकार। बिल्कुल दीपक, ऐसे में ये भी जानना समझना दर्शकों के लिए जरूरी हो जाता है कि क्या इस बैठक के दौरान जो तमाम अलग अलग प्रभाग के लोगों को बुलाया गया है उनसे सिर्फ चर्चा होगी या बिल का मसौदा लगभग तैयार हो चुका है, जिस तरीके की सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है? देखिए पूजा, जो ये कमेटी है ये अपनी राय देगी। हालांकि अगर बात की जाए तो इसका मसौदा लॉ कमीशन कर रहा है, और अगर बात की जाए तो अर्जुन राम मेघवाल के पास ये पूरा डिपार्टमेंट है, वो इसकी तैयारी कर रही है। मैंने आपको पहले बताया था कि 14 तारीख तक पब्लिक डोमेन में रखा गया है, तो लोगों से राय भी ली जा रही है। उसके बाद ये अगर बात की जाए तो ये जो बिल है वो केंद्र कमेटी के पास जाएगा। उसके बाद इसको संसद में लाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा कि इसी सत्र में पास कराया जाए। क्योंकि अगर बात की जाए तो देखिए 2024 लोकसभा पास में है। इससे पहले अगर बात की जाए तो विधानसभा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाहती है केंद्र सरकार की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हम अब एक्टिव मोड में आ चुके हैं। तो इसीलिए जब जो, और दूसरी बात ये कि जो सुशील मोदी की कमेटी की बैठक है उसमें बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी यूसीसी को लेकर के ही सामने आ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हलचल लगातार तेज है। संसदीय समिति ने विधि आयोग की बैठक बुलाई है। यूसीसी को लेकर 3 जुलाई को बुलाई गई है मीटिंग। सुशील मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल में दिए गए बयान के बाद से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता पर नई बहस शुरू हुई है। लॉ कमीशन ने इस पर लोगों से 15 जुलाई तक राय मांगी है। तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कांग्रेस, डीएमके समेत कई ऐसे दल इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसी बीच कानून और न्याय की संसदीय समिति ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 3 जुलाई को बैठक बुलाई है। संसदीय समिति की बैठक की अध्यक्षता सुशील मोदी खुद करेंगे। मीटिंग में विधि आयोग और कमेटी के अन्य मेंबर्स को भी बुलाया गया है। इस पर दुष्यंत कुमार गौतम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए।
यूसीसी हमारे संकल्प पत्र में लिखा है और उस संकल्प पत्र को देखकर लोगों ने पूर्ण बहुमत हमें दिया है। उसको लागू करना इसलिए भी जरूरी है कि आजादी के बाद अनेक समय पे सभी महापुरुषों ने यही कहा है कि यूसीसी लागू होना चाहिए, एक रूपता रहनी चाहिए। और गोवा में ऑलरेडी है, कहीं भी अशांति नहीं फैल रही है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए यूसीसी लागू होनी चाहिए और हम उसको लागू भी करेंगे और देश के हित में करेंगे। हर समाज, हर धर्म को उससे लाभ होने वाला है। हाँ, जो धर्म के नाम पे रोटियां सेकते हैं, जो झगड़ा फसाद कराने का काम कर रहे हैं, उनको हो सकता है उनकी दुकानदारी बंद हो जाए। गौरव, क्या कुछ अपडेट है? 3 जुलाई को अहम बैठक होनी है और ऐसे में बैठक से पहले लगभग ये माना जा रहा है कि मसौदा तैयार है। मानसून सत्र में भी इसकी पेशी हो सकती है, बिल पेश हो सकता है, इस तरफ भी इशारा हो रहा है। पूजा, देखिए, साफ तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से इस बात को बोल दिया है, उसके बाद लगातार इस पे लगातार चर्चा की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 3 तारीख को एक बैठक जरूर बुलाई गई है और 3 तारीख की होने वाली इस बैठक में तमाम अलग अलग जो लोग हैं, जो अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी राय को रखा है, ऐसे लोगों को भी इस बैठक में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 31 सांसदों को भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया, जो कि समिति के साथ में जुड़े हुए हैं। और इस बैठक में लगभग जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि चीजें जो है पूरी तरीके से तैयार हैं। सिर्फ एक जो है प्री रिहर्सल, यानी कि एक सहमति सबसे ली जाएगी, बातचीत की जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करें समान नागरिक संहिता को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है और आने वाले दिनों में 2024 का चुनाव है, उसके ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ये जो मास्टर कार्ड है ये जरूर खेलने का प्रयास करेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को बोला, उसके बाद से लगातार सभी तरफ ये चर्चा की जा रही है। हालांकि देखिए, जब सत्र की शुरुआत होगी तो निश्चित तौर पे इसमें थोड़ा विरोध का भी सामना करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। अगर यहीं पर इस पूरे बिल को लेकर के देखें तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो लोकसभा में उनके पास जो बहुमत है, स्पष्ट तौर पे उसमें किसी प्रकार की कोई उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी दल की। लेकिन चूंकि राज्यसभा में इसको अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास 92 की संख्या है और इसमें लगभग इस बिल को पास करवाने के लिए 119 जो सांसदों का सहमति है वो चाहिए होगा। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के तरफ से जिस तरीके से सिंबॉलिक तौर पे जो इस बात में सहमति जताई गई है, सैद्धांतिक तौर पे यह स्पष्ट करती है कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी इस बिल का समर्थन करे फ्लोर पे। इसके अलावा आप देखिए, शिवसेना के तरफ से भी थोड़ा सा जो हिंट है वो दिया गया है। तो सरकार के सामने कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली हैं और निश्चित तौर पे इस पूरे बिल को लेकर के जिस तरीके से बातचीत हो रही है, 3 जुलाई को जो बैठक है वो बुलाई गई है। इस पूरे बैठक में लगभग उस एजेंडे की तैयारी कर ली जाएगी कि किस तरीके से इस बिल को पास करना है, उसके बाद इस पर तमाम जो चीजें हैं वो होनी है। पूजा, बिल्कुल गौरव, देखिए अलग अलग राज्यों की हम बात कर लें, फिर चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर एमपी हो या फिर अलग अलग राज्य जहां पर यूसीसी को लेकर के लगातार बहस चल रही है। सुशील मोदी खुद इसकी जो है अध्यक्षता करने वाले हैं। ऐसे में क्या ये समझा जाए कि अलग अलग राज्यों में जिस तरह की कमेटी बनाई गई है, खासकर उत्तराखंड में जो कमेटी बनी है, उनके सुझावों को भी तरजीह मीटिंग के अंदर दी जाएगी क्या? बिल्कुल, देखिए, सभी के सुझावों की तरजीह दी जाएगी और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता होगा कि जिस तरीके से 14 तारीख को नोटिफिकेशन लॉ कमीशन की तरफ से दिया गया और उसमें ये बात कही गई कि तमाम लोग जो हैं वो अपनी सहमति लिखित तौर पर वो लॉ कमीशन को भेज सकते हैं। अलग अलग दलों की बात तो दूर कर दें, इसमें उन संस्थाओं को भी शामिल किया गया है जो तमाम जगहों पर काम करते हैं वॉलंटियरी तौर पर। खास करके अगर हम संघ की बात करें, विश्व हिंदू परिषद की बात करें, तमाम अन्य बड़े संगठनों की बात करें, बड़े एनजीओज की बात करें, सभी के सुझावों को लिया गया है। और इसके अलावा देश में कई ऐसे तबके भी हैं जो इसमें लगातार यूसीसी को लेकर काम कर रहे थे, उनसे भी जो राय मांगे गए हैं, सभी ने अपने जो राय है वो जाकर के सबमिट किए हैं। तो सबकी जो सहमति है वो ली जाएगी और आज तकरीबन 1:30 बजे के आसपास उत्तराखंड भवन में भी, राजधानी दिल्ली में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई है और उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो स्पष्ट की जाएंगी। हालांकि आपको ध्यान होगा पूजा कि उत्तराखंड पहला स्टेट था जिसने साफ तौर पर इस पूरे बात को लेकर के यूसीसी
यूसीसी को लेकर के तमाम चीजों को स्पष्ट किया था और लगातार उसके बाद से पुष्कर सिंह धामी इस पर मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। हरिद्वार में भी वो साधु संतों से मिलने गए थे, उनसे भी सहमति मांगी थी। तो एक पूरा जो माहौल बनाने का काम है उत्तराखंड की तरफ से किया गया था। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें 2024 के चुनाव में, इसलिए इसको विपक्ष मान रहा है कि मास्टर स्ट्रोक का काम करेगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि लगातार जो इस पूरे बिल की जब बात होती थी, क्योंकि ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक भी गया, तो अक्सर इस बात को कहा जाता था कि ये अभी जो ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इस बात को बोला और उसके बाद से आप देखिए लगातार जिस तरीके से जो अलग अलग पॉलिटिकल जो पार्टियों के रिएक्शंस आ रहे हैं, उससे भी बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल सेशन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कोई बहुत मुश्किलें नहीं होंगी, क्योंकि संख्या बल ज्यादा है। बस राज्यसभा में जो संख्या बल है उसको किस तरीके से गेन करना है, इस बात से भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी की तरफ से इस कानून को लेकर के एक तरीके का ट्रैप रेडी किया गया है और इस ट्रैप में विपक्ष जरूर फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 3 तारीख की मीटिंग के बाद बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। इस बीच राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। डीयू के कार्यक्रम को लेकर के बड़ी खबर है। संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह का समापन है आज सुबह 11 बजे। कार्यक्रम में जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शताब्दी समापन समारोह में मुख्य अतिथि पीएम खुद होने वाले हैं। डीयू के 3 भवनों की आधारशिला रखेंगे। कॉफी टेबल किताबों की श्रृंखला का भी विमोचन करेंगे। सम्मानित अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीयू के शताब्दी समारोह में जुड़ने वाले हैं और इस दौरान कॉफी टेबल किताबों की श्रृंखला का भी प्रधानमंत्री विमोचन करेंगे। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं क्या कुछ है खास। डीयू के शताब्दी समारोह से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री और क्या कुछ खास रहने वाला है। दिल्ली विश्वविद्यालय की 1922 में स्थापना हुई थी। डीयू के शताब्दी कार्यक्रम का आज समापन होना है। शताब्दी समारोह कार्यक्रम को पीएम मोदी खुद संबोधित करने वाले हैं। इसी समझिए कि महत्व कितना ज्यादा है। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुद मौजूद रहने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी जुड़ेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के 3 नए भवनों की आधारशिला पीएम मोदी रखते नजर आएंगे। 2 वर्षों में तीनों भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कंप्यूटर केंद्र और प्रौद्योगिकी संकाय भवन की पीएम मोदी आधारशिला रखेंगे। साथ में नॉर्थ कैंपस के एकेडमिक ब्लॉक का पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे। साथ में कॉफी टेबल किताबों की श्रृंखला का भी विमोचन होगा। डीयू में पहली बार बीटेक कोर्सेज के पाठ्यक्रम यानी कि कोर्सेज की नए सत्र से आगाज हो जाएगा। इस बीच आपको राजस्थान के उदयपुर से बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर से बड़ी खबर, अहम जानकारी। आज उदयपुर के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा संपर्क से समर्थन अभियान के तहत करेंगे जनसभा। जनसभा में अमित शाह करेंगे चुनावी शंखनाद। मिशन राजस्थान में जुटे हैं अमित शाह। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के उदयपुर में चेतक सर्किल स्थित गांधी ग्राउंड में दोपहर को 12:30 बजे से दोपहर को 1:30 बजे तक लगभग बड़ी जनसभा करने वाले हैं, जहां बीजेपी ने 50,000 लोगों की भीड़ जुटाने का टारगेट रखा हुआ है। आपको ये बता दें कि तय शेड्यूल के मुताबिक अमित शाह सुबह 10:40 पर यानी कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद दिल्ली आवास से रवाना होंगे और सुबह 11 बजे यानी कि कुछ ही मिनटों के बाद बीएसएफ हैंगर पालम से उड़ान भरकर दोपहर 12 बजे उदयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। फिर 12:30 बजे गांधी ग्राउंड में सीधा जनसभा को संबोधित करने पहुंचने वाले हैं, जहां वो केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे। इनमें उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण की ओडीएफ योजना, गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर, किसानों के खाते में डीबीटी से सब्सिडी का पैसा, जनधन के खाते, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना भी शामिल है। अब आपको बताते हैं कि राजस्थान में बीजेपी चुनावों से आने पहले किस तरीके से कमर कसती नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां राजनाथ सिंह ने 28 जून को जोधपुर में सभा की, तो वहीं जेपी नड्डा ने 29 जून को भरतपुर में जनसभा को संबोधित किया
और अब आज खुद गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर में विशाल सभा को संबोधित करेंगे। यानी कि बीजेपी का मिशन राजस्थान साफ नजर आता है और बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी चाहती है कि उन तमाम तबकों, उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी का होल्ड स्थापित हो जो सीटें फिसलती हुई नजर आई थी। लोकेश हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, ग्राउंड जीरो से। लोकेश, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं उदयपुर, लोकेश, और ऐसे में ये दौरा हर लिहाज से बेहद खास होता है। हर लिहाज से देखिए, केंद्रीय मंत्रियों ने बीते दिनों जिस तरीके से राजस्थान का में डेरा जमाया हुआ था, वो बताता है कि राजस्थान कितनी ज्यादा प्रायोरिटी पर है बीजेपी के लिए। जी बिल्कुल, राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस एक तरफ गहलोत पायलट के झगड़े में अटकी हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तमाम केंद्रीय मंत्री राजस्थान आ चुके हैं। इसका वानगी मात्र इसी से देखा जाएगा कि पिछले 3 दिन से बीजेपी की तिकड़ी राजस्थान में सक्रिय है। पहले राजनाथ सिंह राजस्थान आए, उसके बाद कल जेपी नड्डा ने भरतपुर संभाग में चुनावी संकनाद किया और आज अमित शाह उदयपुर आ रहे हैं। उदयपुर बीजेपी का हमेशा से गढ़ रहा है और उदयपुर की जो सीटें हैं हमेशा से बीजेपी के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी गई हैं। ऐसे में उदयपुर संभाग के कार्यकर्ताओं में को एक्टिव करने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। 11 बजे दिल्ली से रवाना होंगे और 12 साढ़े 12 बजे के आसपास उदयपुर के गांधी ग्राउंड में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं बताएं कि आज इस सभा को लेकर बड़ी तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता थे वो उदयपुर में सक्रिय थे और अमित शाह के स्वागत के लिए तमाम व्यवस्थाएं उदयपुर में की गई है, तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है और 50,000 लोगों के बैठने के लिए बड़ा पंडाल तैयार किया गया है, जहां उदयपुर संभाग के तमाम जिलों से कार्यकर्ताओं को लाया जाएगा और अमित शाह उन्हें संबोधित करेंगे। जी, दूसरी तरफ बताएं कि बीजेपी के तमाम नेता इस समय जिस तरह पिछले दिन देखा जाए मुख्यमंत्री के पद को लेकर जो बीजेपी के नेताओं में लड़ाई थी वो कहीं न कहीं सिमटती नजर आ रही है और केंद्र का असर राजस्थान सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। 2023 के विधानसभा के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी यहाँ बीजेपी ने कर दी है। आज अमित शाह जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनके साथ साथ उदयपुर संभाग के लोगों को केंद्र सरकार के 9 साल के काम के बारे में बताएंगे, चाहे वो शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या तमाम मेडिकल से जुड़ी हुई योजनाएं, सभी योजनाओं का विस्तार से बखान यहाँ अमित शाह करेंगे। वहीं आपको बता दें राजस्थान में कन्हैया लाल का जो हत्याकांड हुआ था उसकी 1 साल की बरसी उदयपुर में पूरी हो चुकी है। आज कानून व्यवस्था को लेकर भी यहाँ घेरा जाएगा। पिछले दिनों देखा गया राजस्थान कानून व्यवस्था की स्थिति थी वो लचर रही। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के गृह मंत्री है। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी यहाँ बड़ी रणनीतिक साथ सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंपों में जाकर राजस्थान की योजनाओं का बखान कर रहे थे और लगातार कह रहे थे कि राजस्थान बड़ी योजनाओं के साथ राजस्थान सरकार रिपीट होगी, लेकिन बीजेपी के मिशन को देखा जाए तो ग्राउंड जीरो पर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। चाहे वो पन्ना प्रमुख हो या फिर मंडल कार्यकर्ताओं के विस्तार की बात हो, तमाम तैयारियों को लेकर 200 विधानसभा में फतेह करने की तैयारी के साथ बीजेपी लगातार राजस्थान में एक्टिव है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लोकेश, अहम जानकारी साझा करने के लिए। और बीजेपी अपनी कार्यशैली के लिए हमेशा से जानी जाती है कि किस तरीके से वो बूथ पर काम करते हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये स्लोगन भी है बीजेपी का। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी यूपी के प्रयागराज से दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। आज संगम नगरी के दौरे पर योगी आदित्यनाथ माफिया की जमीन पर बने आवास का लोकार्पण करेंगे। 768 करोड़ की विकास परियोजनाओं का इस दौरान शिलान्यास होने वाला है। 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर हैं, जहां वो माफिया अतीक अहमद के कब्जे से लूकरगंज में मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए तैयार 76 फ्लैट्स के लाभार्थियों को चाबियां सौंपने वाले हैं। इसके अलावा लीडर प्रेस मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही 226 परियोजनाओं का लोकार्पण भी होगा, शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतीक की अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई इस जमीन पर फ्लैट्स के निर्माण की घोषणा 2021 में की थी, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दिसंबर 2021 में भूमि पूजन करने के लिए प्रयागराज पहुंचे हुए थे और आज तमाम लाभार्थियों को घर की चाबियां सौंप दी जाएंगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यही वो आवास हैं जो कि अतीक अहमद की अवैध संपत्ति को जब्त करने के बाद, जमीनों को खाली कराने के बाद उस पर फ्लैट्स बनाए गए हैं।
अभिनव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। अभिनव, आज का दिन लूकरगंज के लिए और साथ में उन तमाम लोगों के लिए बेहद खास है जिनको आज अपना घर मिलने वाला है। अतीत की संपत्ति की कुर्की हुई, अवैध संपत्तियों को खाली कराया गया और आज कई लोगों को घर मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि ये बहुत ही सुखद है उन लोगों के लिए जिसको आवास आज जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि मैं बता दूं कि पूर्वांचल में लखनऊ हो, गोरखपुर हो, इलाहाबाद हो, सभी जगहों पे भारी बारिश हो रही है। इलाहाबाद में भी बारिश हो रही है, लेकिन इलाहाबाद 11 बजे तक जो है मुख्यमंत्री को यहाँ पे आने की उम्मीद है और उसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो पहले पहुँचेंगे और जहाँ पर भी अतीक अहमद के द्वारा जो है जो कब्जे वाली ज़मीन थी वहाँ पर जो है आवास, जो सुलभ आवास बनाए गए हैं गरीबों के लिए, उनकी चाबियाँ सौंपेंगे और उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यही नहीं बल्कि 256 करोड़ रुपए की योजना का जो लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए, उन अपराधियों के लिए जो जमीन कब्जा कर रहे हैं। और ये पहला ऐसा मौका नहीं है। उत्तर प्रदेश में अब तक कई ऐसी जगह है जहां पर कि जमीन कब्जा जो हुई है वहां पर लाभार्थियों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं या बनाए जा चुके हैं और उनको हैंडओवर भी कर दिया गया है। लेकिन प्रयागराज में पिछले दिनों जिस तरह से अतीक अहमद की, उसके भाई अशरफ की, बेटे की इनकाउंटर हुआ, जहां पर इसके बाद इन दोनों की हत्या कर दी गई, जिस तरह का आतंक था इलाहाबाद में, उसको पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार ने तोड़ने का काम किया है। और इसी के तहत जो है आज एक बड़ी योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार लाभार्थियों को लाभ देने जा रही है। बिल्कुल। क्या सरकार की पाइपलाइन में ऐसे और भी कई अन्य क्षेत्र हैं यहाँ पर? मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे अभिनव, कि क्या और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है जिनका लाभ और लोगों को भी मिलेगा? बिल्कुल मैं बता दूं कि मुरादाबाद में एक योजना है जहां पर कि जो अपराधी था उससे, इसके अलावा सहारनपुर में कब्जे वाली जो ज़मीन है उसको छुड़वाया गया है। वहां पर जो है लाभार्थियों को लाभ देने के लिए पहले भी मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी थी कि जितने भी अपराधी अगर सरकारी ज़मीन या किसी के ज़मीन अगर कब्जा करते हैं, जो कि ग्राम समाज की ज़मीन होती है या पंचायत की ज़मीन होती है, सरकारी ज़मीन है, उसको कब्जा करते हैं, उन तमाम ज़मीनों पर जो है जमींदोज कर दिया जाएगा। गाजीपुर में मैं बता दूं कि मुख्तार अंसारी से ज़मीन जो है वो कब्जा जो है वो हटाया गया है। अतीक मुख्तार की मऊनाथ भंजन में बिल्कुल अभिनव, बाबा का बुलडोजर हर जगह गरजता बरसता नजर आया था। जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी, सभी के ठिकानों पर कार्रवाई हुई और अवैध कब्जों से मुक्ति भी कराई गई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो कि मणिपुर से सामने आ रही है। मणिपुर के दौरे का राहुल गांधी का आज आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन राहत शिविर कैंप में लोगों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कल चोराचांदपुर राहत शिविर गए थे राहुल। राहत शिविर में रह रहे लोगों से राहुल ने बातचीत भी की थी। हेलीकॉप्टर के जरिए चोराचांदपुर पहुंचे थे राहुल गांधी। सड़क के रास्ते पुलिस ने जाने से मना कर दिया था। सुरक्षा का हवाला दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने राहुल को रोक दिया था। मोइरांग एक जगह है जहाँ पर काफ़ी लोग जो है पीड़ित लोग वहीं पर रह रहे हैं। काफ़ी लोग विस्थापित हुए थे उस क्षेत्र से, तो उनसे मिलने के लिए हम लोग जा रहे हैं। प्रोग्राम तो वही है, पहले मोइरांग जाएंगे चॉपर से, लौटेंगे फिर सिविल सोसाइटी से, फिर अलग अलग लोग से मिलेंगे जैसे आपने कहा था, और उसके बाद जब पूरी मीटिंग खत्म होने के बाद फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि अपने इस दौरे के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सद्भावना पैदा करना और शांति स्थापित करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए। सियासत तो बाद में भी हो सकती है। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।